नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन। इससे पहले हम राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ चुके हैं, तो संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है वो हम देखेंगे। संविधान में उसके लिए क्या प्रावधान दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखिए, संविधान संशोधन जो है, हमारे संविधान के अंदर 22 भाग जो हैं, उनमें से जो 20वां भाग है, भाग को रोमन नंबर्स में लिखें तो 20वां भाग, और उसके अंदर अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। इस भाग में एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बता रखी है। आपको पहले इस शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या है। संविधान में संशोधन का मतलब है कि संविधान में कोई भी प्रावधान, जोड़ना, उसमें परिवर्तन करना या उसको पूरी तरह से निरस्त करना। नया प्रावधान जोड़ना, जो है उसमें परिवर्तन करना, और या फिर पुराने प्रावधान को निरस्त करना, ये क्या कहलाता है? संविधान में संशोधन। अब ऐसा प्रावधान कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये क्यों रखा हमारे संविधान निर्माताओं ने? क्योंकि संविधान जो है, इसका निर्माण 1949-50 इस समय हुआ, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, ज़रूरतों के हिसाब से हमें संविधान में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो बदलती परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार संविधान को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये प्रावधान रखा गया। तो संविधान संशोधन का मतलब है संविधान में कोई भी प्रावधान जोड़ना, उसमें परिवर्तन करना या उसे निरस्त करना। और इसके बारे में जो दे रखा है वो भाग 20, और 20वें भाग में एक अनुच्छेद है 368, उसके अंतर्गत इसकी प्रक्रिया दे रखी है। अब अगली चीज है कि संविधान संशोधन, इसको भी हम वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान की क्या स्थिति है। अगर आप संशोधन कर सकते हो, संशोधन करना बहुत आसान है, तो इसका मतलब संविधान कैसा है? लचीला है। संशोधन करना बहुत कठिन है तो क्या हो गया? कठोर हो गया। तो अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है। तो यहाँ देखिए आप, विश्व में यदि सबसे लचीला संविधान माना जाए तो इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं हम। उसका संविधान सबसे लचीला है क्योंकि बहुत ही आसानी से इसमें संशोधन हो सकता है। एक नॉर्मल जो विधेयक पारित करके अधिनियम बनाए जाते हैं, उस प्रक्रिया से साधारण बहुमत से इंग्लैंड में संविधान संशोधन हो सकते हैं। इसलिए इंग्लैंड का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान कहलाता है। सबसे कठोर संविधान जो है यूएसए का और ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। जैसे हम देखेंगे, यूएसए का संविधान बनकर तैयार हो गया था 1787 में, लागू किया गया 1789 में, लेकिन अभी तक वर्तमान तक इसमें 27 ही संविधान संशोधन हुए हैं। कुल इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद भी इसमें कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 27। इसका मतलब इसकी प्रक्रिया जो है संविधान में संशोधन करने की, वो कठोर है। यूएसए के संविधान में संशोधन करने के लिए इसे पहली बात विशेष बहुमत से पारित करना होता है। विशेष बहुमत से पारित करने के बाद 3/4 राज्यों की सहमति लेनी होती है। तो ये प्रावधान थोड़े कठोर हैं। तो यहाँ देखेंगे तो यूएसए का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान, और इंग्लैंड का संविधान सबसे लचीला संविधान। भारत के संदर्भ में जो है ना, मिश्रण है। भारत के संदर्भ में कुछ साधारण प्रावधान जो हैं उनको खाली विशेष बहुमत से चेंज किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ हमें राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो यहाँ देखें, और यहाँ अभी तरीके और देखेंगे हम कि संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से भी होते हैं, लेकिन उनका तरीका 368 में नहीं दिखाया गया है। तो भारत की स्थिति ये है कि कुछ प्रावधानों के लिए तो ये लचीला है और कुछ के लिए क्या है? कठोर है। तो यदि क्वेश्चन आए कि भारत संविधान संशोधन के संदर्भ में कैसा है, लचीला या कठोर, तो आपको बताना है लचीला और कठोर का मिश्रण है। उसके बाद इसके तरीके देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने के क्या तरीके होते हैं।
ये चीज आप देखिए, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि राज्य जो विधानमंडल हैं, विधानसभा, विधान परिषद, उनके पास इसकी शक्ति नहीं है। उनकी कुछ भूमिका रहेगी, वो देखेंगे हम। अब देखिए, संविधान संशोधन करने के तरीके, दो तरीके हैं, एक अनौपचारिक, एक है औपचारिक। औपचारिक यानी पूरा तरीका लिखा हुआ है संविधान में, वो अनुच्छेद पढ़ेंगे 368। पहले आप अनौपचारिक तरीके देख लीजिए। अनौपचारिक तरीके से भी, इनफॉर्मल तरीके से भी संविधान में संशोधन हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। आपको बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके दो काम होते हैं। एक तो होता है संविधान का संरक्षण करना, दूसरा होता है संविधान का निर्वचन करना, यानी संविधान की व्याख्या करना। जैसे कि अनुच्छेद 21 की बात करिए। अनुच्छेद 21 के अंदर लिखा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अर्थ है जीने का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में अपना जो निर्णय दिया है उसमें यह कहा है कि 21 में खाली जीने का अधिकार ही नहीं, जबकि मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीने का अधिकार होना चाहिए। यानी व्याख्या कर करके इस अनुच्छेद को क्या कर दिया है? बदल दिया। उसके लिए कोई अलग से संविधान संशोधन नहीं किया। इसी के अलावा एक शब्द आपको और बताया गया था, मूल ढांचा। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 के अंदर, और इस केस में मूल ढांचा जो है, इसका कंसेप्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये मूल ढांचे का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या करके इसको जोड़ दिया गया है। तो आप देखें कि संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से भी हो रहे हैं, लेकिन ये अनौपचारिक तरीका है। इनके साथ में संविधान संशोधन का कोई क्रम नहीं जुड़ेगा कि पहले संविधान संशोधन द्वारा या 5वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या द्वारा अनौपचारिक तरीके से हुआ है। परंपरा द्वारा भी देख सकते हैं आप आगे पढ़ेंगे संसद में। विश्वास मत, विश्वास मत के बारे में देखेंगे, ना तो संविधान में कहीं प्रावधान है, न ही लोकसभा के जो कार्य नियम है उनके अंदर इसका प्रावधान है। विश्वास मत एक परंपरा से चला आ रहा है और उसको मान लिया गया है कि वो संविधान में लिखा हुआ है। यानी अनौपचारिक तरीके से संविधान में क्या हो गया है? संशोधन। अब औपचारिक तरीका, औपचारिक तरीके में इस अन्य तरीके को हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दे रखे हैं कि 368 में कौन से दो तरीके दे रखे हैं। अनुच्छेद 368 के तहत ये दे रखा है कि संविधान के जो साधारण प्रावधान है उसमें तो खाली विशेष बहुमत चाहिए। अब विशेष बहुमत कहाँ चाहिए वो ध्यान रखिए। पहली बात, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। संविधान में यदि संशोधन करना है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे संविधान के संशोधन का जो विधेयक है वो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, यानी किसी भी सदन में रखा जा सकता है। प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी रखा जा सकता है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है, दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। और दोनों से अलग अलग पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। आज की क्लास में मेन चीज आपको यही समझाई जाएगी कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो हम देख रहे हैं साधारण कोई प्रावधान है संविधान का, उसके लिए उसमें संशोधन करना है तो किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। फिर विशेष बहुमत से एक सदन से पारित होना चाहिए, दूसरे सदन में भी वापस विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के मामले में स्वीकृति जो है, स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब इसको आप एक बार थोड़ा इस चित्र से समझ लीजिए कि कोई भी प्रस्ताव सदन में रखा जाता है कानून बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? विधेयक। इंग्लिश में बोलते हैं बिल। अब उसके बाद वो दोनों सदन से, लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111। उसके पास अनुच्छेद 111 के तहत 4 विकल्प हैं राष्ट्रपति के पास। सबसे पहला विकल्प है वो विधेयक को स्वीकृति दे दे। यदि वो स्वीकृति दे देते हैं राष्ट्रपति, तो यही जो विधेयक है ये बन जाता है अधिनियम। अधिनियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट।
हो सकता है उसको निरस्त कर दे या खारिज कर दे, उसे पुनः विचार के लिए भी यानी पुनर्विचार के लिए भी सदन के पास भेज सकता है। या पॉकेट वीटो जो है, ये सब पढ़ेंगे हम, इसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी आपको पता चला कोई भी प्रस्ताव विधेयक के रूप में रखा गया सदन में, तब तक उसको विधेयक के बिल कह रहे हैं। पहले एक सदन से फिर दूसरे सदन से, दोनों से पारित होने के बाद हस्ताक्षर के लिए किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। उनके पास अनुच्छेद 111 के तहत कितने विकल्प हैं? स्वीकृति दे सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, पॉकेट वीटो अपना सकते हैं। यदि स्वीकृति दे देते हैं तो वही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम या एक्ट बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है, वो विधेयक पहली शर्त की किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। दूसरी चीज, दोनों से कौन से बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। अलग अलग पारित होने चाहिए विशेष बहुमत से। यदि दोनों में सहमति नहीं बन पाती, गतिरोध हो जाता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के संबंध में नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जाएगी। यहाँ दोनों से अलग अलग से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को इस पे स्वीकृति देनी ही होती है। ये बात 24वें संविधान संशोधन 1971 में लिखवा दी गई थी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ जो बात बोली जा रही है बार बार विशेष बहुमत, वो समझाया जाएगा। तो ये तरीका है संविधान में संशोधन करने का। अब विशेष बहुमत को समझिए, ये चीजें बता दी हैं। पेश कहीं भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी चालू हो सकता है। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन में नहीं होती है। विशेष बहुमत क्या होता है, इसको अच्छे से समझें। सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। अब इस शर्त को देखिए, एक होता है साधारण बहुमत, वो अलग चीज है, इनमें नहीं है। तो सदन की कुल सदस्य, इसको सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल संख्या जो है उसका बहुमत चाहिए। और दूसरा लिख रखा है प्रेजेंट यानी उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित, प्रेजेंट और वोटिंग के कितने चाहिए? 2/3। इसको आप एक उदाहरण से समझिए, आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। ये नहीं है, वो अलग चीज है। सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत, जैसे मान लीजिए लोकसभा में मेंबर हैं कितने? 545। अब इन 545 मेंबर में यदि आप देखेंगे, सामान्य बहुमत का मतलब होता है इन 545 में से जितने प्रेजेंट थे, फिर जितनों ने वोटिंग में भाग लिया, उसका 50% प्लस 1, यानी 50% से ऊपर होने चाहिए। 545 का नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% से ऊपर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सामान्य बहुमत। जैसे मान लीजिए 545 में से 400 कैंडिडेट ही आए हैं और 400 में से 380 ने ही वोटिंग की है, तो जिन्होंने वोटिंग की है उनका आधा कीजिए। उनका आधा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 190। अब 190 प्लस 1 यानी 191 लोग सहमत हो जाते हैं, तो कौन सा बहुमत हो चुका है? सामान्य बहुमत। तो ये सामान्य बहुमत है। यहाँ क्या लिखा है? सदन की कुल संख्या का बहुमत। अब कुल संख्या कितनी है? 545। 545 का आधा किया तो 272.5 आया, तो यानी 273 लोग। इसमें और इसमें फर्क समझ में आया होगा। ये सामान्य बहुमत है। सामान्य और साधारण बहुमत का मतलब है जितने प्रेजेंट हैं और उनमें से जितने वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनका कितना चाहिए? 50% चाहिए, 50% से ऊपर। और यहाँ क्या लिखा है? सदन की कुल संख्या, चाहे आए या नहीं आए हैं, सदन की जो कुल संख्या है उसका कितना चाहिए? उसका बहुमत यानी उसका 50% चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुल संख्या कितनी मानी हमने? 545, और उसमें से कितने चाहिए? 273। ये कुल संख्या का बहुमत है। प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट हुए 510, उसमें वोटिंग में से हिस्सा लिया 480 ने। 480 का 2/3 निकालना है, तो आप 480 का 2/3 निकालेंगे
तो आपका आ जाएगा 320। दो संख्या आपके पास है, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब अब इन दोनों संख्याओं में से ज्यादा कौन सा है? 320। यानी 320 से सहमत हैं तो उसमें 273 अंदर समाहित है। यानी जो संख्या बड़ी है वो अपेक्षित है, वो चाहिए होती है। तो विशेष बहुमत, आप दिमाग में ये हो जाता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 उसको विशेष बहुमत कहते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 अलग चीज है। दोनों शर्त पूरी होती हैं। दोनों शर्त कौन सी हैं? सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। और दोनों शर्त अब पूरी हो रही हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता दी है। इनमें से जो बड़ी संख्या है वो कंप्लीट हो जाती है, तो छोटी वाली अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। इसका भी आपको बताया कि ये साधारण बहुमत से अलग है। जहां सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत लिखा आता है, उसका अर्थ होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसका कितना होना चाहिए? 50% से ऊपर होना चाहिए। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, ये सदन की कुल संख्या का बहुमत है। तो विशेष बहुमत आपको अच्छे से बता दिया है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत और प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये बताई दिया कि राष्ट्रपति जो है इसमें स्वीकृति देने के लिए बाध्यता होती है उनकी संविधान संशोधन विधेयक में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये बाध्यता लगाई गई। अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जब साइन होने के लिए आता है तो उनके पास 3-4 विकल्प होते हैं। स्वीकृति दे सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकते हैं, या पॉकेट वीटो अपना सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, ये तो साधारण तरीका हो गया। अनुच्छेद 368 के अंदर पहला तरीका है, इस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन कई बार प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें राज्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए, आपको बताया था संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचे का मतलब है शक्तियां जो हैं वो केंद्र और राज्य के मध्य बटी हुई हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। लेकिन अभी जब आपने देखा यहाँ पे राज्यों की कोई भूमिका आपको नहीं दिख रही है। संविधान में संशोधन किया जा रहा है, उसके अंदर राज्यों की भूमिका नहीं है। तो ये तो साधारण प्रावधान में है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो किससे संबंधित हैं? राज्यों से। जिसमें राज्य संबंधित हैं वहां पे राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। तो 368 के तहत ही दूसरा जो तरीका है उसमें क्या किया जाता है? ये संघात्मक ढांचे से जुड़े प्रावधान है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमने इसे पहली क्लास में राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था। वहां आपने देखा था कि निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? सांसद और विधायक। यानी राज्यों की भूमिका है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसके अंदर संशोधन 368 के पहले तरीके से नहीं हो सकता। पहला तरीका अभी हमने देखा जिसमें राज्यों की भूमिका नहीं थी। अनुसूची 7वीं हमने पढ़ा था। अनुसूची 7 के अंदर विधायी जो कानून बनाने के जो विषय हैं वो दे रखे हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में। तो इन विषयों में जो है संविधान संशोधन यदि करना है तो पहले तरीके से नहीं होगा। दूसरा तरीका है जिसमें राज्यों की सहमति चाहिए होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका भी ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिता, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, और एक है अनुच्छेद 368। ये इतने प्रावधान ऐसे हैं जिसमें खाली इस तरीके से जो अभी हमने पढ़ा, खाली इस तरीके से संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ केंद्र ही है, राज्य सरकारें नहीं आई हैं। तो इन प्रावधानों में यदि संशोधन करना है तो दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके के अंदर आपको ध्यान रखना है आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। संघात्मक ढांचे से जुड़े प्रावधानों में विशेष बहुमत से पारित कराओ लोकसभा, राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति के पास साइन नहीं होने जाएगा, फिर जाएगा वो सब राज्यों के पास। राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वो विधानसभाएं उसको पारित करेंगी, विधानमंडल पारित करेंगे। तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से सहमति आनी चाहिए। 28 राज्य हैं तो 14 राज्य जो हैं वो उसमें सहमत होने चाहिए। और वहां कौन से बहुमत से होने चाहिए? साधारण बहुमत से। यहाँ फिर देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है? साधारण बहुमत। अभी समझाया था साधारण बहुमत होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो 368 में दो तरीके आ गए, साधारण
प्रावधान को तो खाली विशेष बहुमत से, जहां केंद्र से काम चल रहा है। संघात्मक ढांचे से यदि जुड़े हुए प्रावधान है तो वहां विशेष बहुमत भी हो दोनों सदनों से, और उसके बाद किनकी सहमति ली जाए, राज्यों की, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये तो हो गया 368 के तहत। अब है 368 से परे के तरीके, यानी 368 में नहीं गिने जाएंगे वो, साधारण बहुमत से वो पारित हो सकते हैं। साधारण बहुमत वही आया, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। इनको संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। काउंटिंग यानी इनका क्रम नहीं होगा, क्योंकि ये 368 में इनका तरीका नहीं दे रखा है। जैसे नए राज्य का गठन करना है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 2, 3 से। और चौथे अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि 2 या 3 के तहत जो संसद को पावर है उसको संविधान संशोधन में नहीं गिना जाए, यानी 368 में वो तरीका नहीं है। यहाँ आप बदल रहे हो, संविधान में संशोधन हो रहा है, लेकिन इसके तहत नहीं गिनाया जाएगा, काउंटिंग नहीं होगी उनकी। राज्यों के अंदर जिस तरीके से केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे आपको बताया था कि राज्यों में हम विधान मंडल बोलते हैं, उसमें भी विधान सभा और विधान परिषद है। ये दूसरा सदन कई राज्यों में ही है। अब इस सदन को, इसका सृजन करना है यानी बनाना है, या इसको है तो खत्म करना है, उत्सादन, उसके लिए पूरी प्रक्रिया दे रखी है उन अनुच्छेद 169 में। और इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें भी संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, संसद साधारण बहुमत से इसको पारित कर सकती है। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसको भी संशोधन में काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ आपने देखा कि संविधान में जो संशोधन करना है उसके लिए अनुच्छेद 368 के पूरे तरीके बताए हैं। एक बार अब इस टॉपिक को आप रिपीट कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले संशोधन बताया कि संविधान में संशोधन का अर्थ क्या है, कोई भी प्रावधान को जोड़ना, उसमें परिवर्तन करना या उसको निरस्त करना क्या कहलाता है, संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी या ये प्रावधान क्यों दे रखा है, तो बदलती परिस्थिति और ज़रूरतों में संविधान को समायोजित करने के लिए, संविधान को एडजस्ट करने के लिए प्रावधान दिया गया है। फिर आगे बात की थी कि संविधान संशोधन के बारे में किस भाग में दे रखा है, भाग 20 है, उसमें अनुच्छेद 1, और इसमें एक ही अनुच्छेद है 368 जिसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। फिर संविधान संशोधन में आपको बताया कि भारतीय संविधान की स्थिति कैसी है, क्या बहुत आसानी से संशोधन हो सकते हैं या संशोधन बहुत कठोर है। तो यहाँ हमने देखा कि पूरे विश्व का सबसे लचीला जो संविधान है वो है इंग्लैंड, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर देती है। कठोर संविधान किसका है, यूएसए का। आप देखिए यूएसए में विशेष बहुमत से पारित करो, फिर कितने राज्यों की सहमति लो, 3/4 की। हमारे यहाँ 2/3 राज्यों की, आधे राज्यों की सहमति आई है। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको कि आधे राज्यों की सहमति, और इसमें भी प्रावधान अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ बताया आपको कि अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया था 1787 में, और अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, 27 संविधान संशोधन। जबकि हमारे भारत में जो है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यहाँ हमने देखा कि 2 टुकड़े कर दिए, कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं खाली केंद्र विशेष बहुमत से संशोधन कर देती है, और कुछ प्रावधान जो संघात्मक ढांचे से जुड़े वहां राज्यों की सहमति चाहिए होती है। संविधान संशोधन में तरीके अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक को पढ़ा हमने, अनौपचारिक बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या जो है उसी को संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है, मूल ढांचे के बारे में बताया है। परंपरा अनुसार भी संविधान में बदलाव हो रहे हैं, परंपरा अनुसार यानी विश्वास मत, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। औपचारिक तरीका कौन सा है, 368 के तहत 2 तरीके हैं। इसमें आपको बताया खाली विशेष बहुमत, लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत प्लस राष्ट्रपति के साइन। यहाँ लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत, बाद में आधे राज्यों की सहमति, फिर राष्ट्रपति के साइन। इधर वाले प्रावधान वो थे जो संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए थे, ऐसे प्रावधान जिनमें कहीं केंद्र हावी ना हो जाए, इसलिए उन प्रावधानों में राज्य की सहमति ली गई है। अन्य तरीके में आपको बताया था कि साधारण तरीके से भी संविधान में संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इसके तहत उसे काउंट नहीं किया जाएगा। फिर ये देखिए, ये दोनों वर्गीकरण कर दिया था। किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक रखा जा सकता है,
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। विशेष बहुमत का फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये इसलिए बताया जा रहा है, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं। तो वहां पहला ऑप्शन लिखा आ जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। दूसरे ऑप्शन में लिखा आ जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले का 50%। और तीसरे ऑप्शन में लिखा आ जाएगा सदन की कुल संख्या का बहुमत। चौथे में लिखा आ सकता है पहला और तीसरा दोनों। तो आपको पहला और तीसरा दोनों लगाना है, दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी उसको कहा जाता है विशेष बहुमत। फिर यहाँ बताया था कि राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, बाध्यता है, उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी संविधान संशोधन विधेयक पर। 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास कितने विकल्प हैं? 4। स्वीकृति, खारिज, पुनर्विचार और पॉकेट वीटो। उसके बाद आपको बता दिया था, ये पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि सदन की कुल संख्या का बहुमत का मतलब है 545 में से कितने आ गए? 273। ये साधारण बहुमत नहीं है। साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत कहीं लिखा है तो दिमाग में रखें कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% से ऊपर। यहाँ लिखा है सदन की कुल संख्या का बहुमत, यानी कुल का 50% से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो आए या नहीं आए। फिर ये चीज है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो यहाँ निकाल के बताएं इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है, यदि उतने लोग सहमत हो जाते हैं तो ये जो छोटी संख्या है वो अपने आप उसमें समाहित हो जाती है। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। दूसरा बताया संघात्मक ढांचा प्रभावित ना हो, इसलिए संघात्मक ढांचे से जुड़े जो प्रावधान हैं उसमें राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब आप इसमें सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संविधान में संशोधन करना होता और सारी शक्ति केंद्र के पास होती तो हो सकता है जो विधायक वोट देने जा रहे हैं उनकी जो वोटिंग पावर है वही हटा दी जाती, उनको निर्वाचक मंडल से क्या कर दिया जाता? हटा दिया जाता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें किसकी सहमति लेनी जरूरी है? राज्यों की। अनुसूची 7 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, खुद अनुच्छेद 368 भी, इसमें भी बिना राज्यों की सहमति से संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन करने का मतलब है 368 में प्रक्रिया में ही संशोधन कर देंगे। तो यदि इसमें कर रहे हैं तो किसकी सहमति लेनी जरूरी है? राज्यों की सहमति। फिर उसके बाद बताया कि संविधान संशोधन के अन्य तरीके भी हैं जो 368 से परे हैं, इनको संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता। संसद साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर देती है। कुछ आपको बता रखे हैं, नए राज्यों का गठन, क्षेत्र नाम परिवर्तन, विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, इस तरीके के। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे जो है हम लोकसभा राज्यसभा से संबंधित टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।